हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2। अब इस एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर इनके गुणनखंडों को क्रम को हम ध्यान में न रखें तो इनका गुणनखंड अद्वितीय होता है। जैसे देखें, मान लीजिए 18 को हम लेते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मिलता क्या है? 2 3 3। जैसे हम 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3, या इसी को लिख सकते हैं 2 × 3⁴ मतलब ये भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसी को 3² × 2 भी लिख सकते हैं। 3² × 2 मतलब अगर क्रम को ध्यान में न रखा जाए तो इनका अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, निश्चित होता है, चाहे जिस विधि से निकालेंगे यही होगा। इनका एक अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय है कि यदि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा p अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, तब अभाज्य संख्या है जो a² को, कहने का मतलब जो धनात्मक संख्या दी गई है उसके वर्ग को विभाजित करता है, तो यह मीन्स p, a को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। इसका उपयोग हम एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे जब संख्याओं को हमको दिखाना होगा अपरमेय। लेकिन यह बात आप अभी से याद रखें कि यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जो तथा p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक कुछ भी ले लो, जैसे ले लिए 15 और हम 15 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग क्या हो जाएगा? 15 का वर्ग 225। 225 का गुणनखंड करोगे तो क्या क्या मिलेगा? 3 × 3 × 5 × 5। अभाज्य गुणनखंड इसमें 3 और 5 हैं। अगर 225 3 से विभाजित होगा तो 3 से 15 भी निश्चित ही विभाजित होगा। ऐसे ही अगला अभाज्य संख्या क्या है? 5। 5 से 225 तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि ये इसी गुणनखंड है। तो 5 से देखो 15 भी कट रहा है। इसका मतलब कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a के लिए यदि p अभाज्य है तो इस प्रकार अभाज्य है कि p a² को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। अब अभाज्य संख्याओं का विभाज्यता हमको ज्ञात होगा तो इसकी सहायता से हम इसका किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देने का यही तात्पर्य था कि हम इसकी सहायता से सबसे पहले किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या निकालेंगे? एलसीएम व एचसीएफ, अर्थात लासा और मासा। दूसरा दिखाएंगे संख्याओं की अपरिमेयता, कि संख्याएं अपरिमेय हैं कि परिमेय हैं। और तीसरा क्या दिखाना होगा? दशमलव प्रसार कैसे किया जा सकता है, दशमलव प्रसार। तो इन 3 चीज़ों का अध्ययन हमको करना है किसकी सहायता से? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज। पहले का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्या दिया गया है?
40। अब इसका गुणनखंड हम वृक्षाकृत से कर सकते हैं, या जैसे आप लोगों के तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड ऐसे हम लोग कोष्ठक बनाते हुए करते जाते हैं। जैसे इसको वृक्षाकृत से देख लें, हो सकता है आपको अच्छा लगे। 140 किससे टूटेगा? 2 से, तो बचेगा क्या? 70। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 70 फिर से टूटेगा किससे? 2 से विभाजित होगा, आएगा कितना? 35। अब 35 फिर से विभाज्य होगा किससे? 5 से, और किससे बचेगा क्या? 5 सत्ते 35। अब देखो दोनों अभाज्य संख्याएं आ गई, अब ये विभाजित नहीं होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 140 को क्या? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसी को 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, अथवा इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। 140 तोड़ लेंगे, 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 70, फिर 2 से कटेगा, क्या आएगा? 35, फिर 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, फिर 140 को यही चीज़ लिखा जा सकता है। तो तरीका अपना अपना हो सकता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है? 156 वृक्षाकृत से ही करते हैं, ये नया है और वैसे तो आप लोग कर ही लेते हैं। 156 देखो कैसे टूटेगा? इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 से अवश्य विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा तो 2 से इसको भाग दो, कितना आएगा? 2 से 14, 2 8 16, फिर से सम संख्या आ गया, फिर से 2 से विभाज्य होगा। ये क्या आ गया? 2 से ये कटेगा, कितना आ गया? 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 तिहाई 39, ये अभाज्य संख्याएँ आ गई। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब इसका देखते हैं थर्ड, क्या दिया गया है? 3825 3825। इकाई का अंक सम संख्या नहीं है तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। 3 के लिए जांच करते हैं, अंकों को जोड़ लो, 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से इसको भाग दो, देखो क्या आता है? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7 5 12, 3 15 भी ये फिर से 3 से विभाज्य है। क्या आएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7 4 11। अब ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो अगली अभाज्य संख्या है 5। इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से अवश्य विभाज्य होगा। 5 5 अट्ठे 40, पचम 25। अभी ये इकाई का अंक इसका 5 है, 5 से फिर से विभाज्य होगा। ये 5, ये 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये अभाज्य संख्या आ गई 5 और 17। इसका मतलब 3825 को आप क्या लिख सकते हो? जितनी ये अभाज्य संख्या है यही लिखना है। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या इसी को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, चौथा इसका 5005। सम संख्या नहीं है तो 2 से विभाज्य है नहीं। 3 के लिए अंकों का योग 5 5 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। अगली अभाज्य संख्या क्या है? 5। 5 से ये विभाज्य होगा अवश्य ही, 5 से काट दो तो आएगा क्या? ये 5 एकम 5 0 0 1। अब देखते हैं ये किससे विभाज्य है? 7 से देखा जाएगा तो ये 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो गया, 7 चौक
28 और 7 3 21। 7 से विभाज्य हो गया। अब 7 से ये विभाज्य नहीं होना है। अब अगली अभाज्य संख्या क्या है? 11। 11 चेक करते हैं। 11 का 11 3 बचा, 11 3 33। ये अभाज्य संख्याएं आ गई। तो अब इसको आप लिख सकते हो क्या? 5000। 5 को लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये अभाज्य संख्याओं के रूप में हो गया। अगला क्या है? पांचवा देखो। पांचवा है 7429। अब इसमें अभाज्य संख्याओं में विभाजित करते हैं तो इकाई का अंक इसका सम नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। 3 के लिए देखते हैं। 7 4 11 और 11 2 13, 13 9 22। तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक ना 0 है ना 5 है, तो 6 से कटेगा ही नहीं। अब 7 से देखते हैं। अब देखते हैं ये तो 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 5 6 7 8 9। जब 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं, 10 से नहीं। 11 के लिए चेक कर लेंगे। अंकों सम विषम स्थानों का अंतर कटना चाहिए। 7 2 9 9 4 13। 13 में से 9 जाएगा, नहीं कटेगा। 13 14। अब इसको देखा जाए 17 से। 17 से विभाज्य करते हैं तो आता क्या है? 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68। बचा कितना? 6 और 2 62 हो जाएगा। 17 3 51, 1 1 17 7 119। अब इसको देखते हैं 19 से। 19 दूना 38, बचा 5, 57 हो गया। 19 3 57। ये अभाज्य संख्याएं ही हैं। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 7429 को 17 × 19 × 23। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। पांचों हो गए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इनका क्या है। दूसरे का फर्स्ट दिया है 26 और 91। तो आप पहले 26 का गुणनखंड करोगे। 26 बहुत छोटी संख्या है तो इसको डायरेक्ट तोड़ लेते हैं। 2 गुणे 13। ऐसे 91 को क्या लिखा जा सकता है? 7 गुणे 13, 13 सते 91। अब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ मतलब मासा। एचसीएफ मीन्स क्या है? मासा। इन दोनों का मासा। मासा सदैव क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। दोनों में जो कॉमन होगा वही मासा होगा। दोनों में कॉमन क्या है? 13। और इनका लासा कैसे निकालते हैं? लासा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा? जो कॉमन है वो उसके अतिरिक्त जो बचेगा वो भी होगा। 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इसका गुणनखंड कितना आएगा? 7 दूनी 14, 14 3 42, 14 1 कम 14, 14 4 18, 182। अब इनका जांच किया जाए संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ गुणे एलसीएम करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं, देखो क्या आता है। 91 गुणे 26, 6 1 कम 6, 9 6 54, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 2, 2366 आया। अब एलसीएम गुणे एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम। इन दोनों का गुणा करते हैं तो आएगा क्या? 13 गुणे 182। 13 दूनी 26, 13 8
104 और 2 मिला के 106, 13 एकम 13, 13 10 23, दोनों बराबर आ गए। तो अतः आप लिख सकते हो, अतः 26 और 91 का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, किसका? 26 का। HCF गुणे LCM, यही जांच करनी थी, प्रूव्ड हो गया, ये सत्य है ना। अब देखते हैं अगला वाला। 510 और 92, 510 का गुणनखंड कर लिया, किसमें टूट गया? 510 आ गया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 किसमें टूट गया? 2 गुणे 2 गुणे 23, 23 दूना 46 दूना 92। अब क्या निकालना है इसका? HCF मीन्स मासा। HCF क्या है बताया गया है, दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन क्या है? केवल 2। LCM क्या हो जाएगा? LCM मीन्स लासा। लासा कितना आएगा? जो कॉमन है उसके अतिरिक्त जो बचेंगे वो सब भी गुणनखंड। 2 हो गया, एक और 2, 3 5 17 23। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो आएगा क्या? 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 और ये 17 से गुणा किया जाएगा तो 60 और 17, 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102। अब इसमें 23 से गुणा किया जाएगा तो आएगा क्या? 23 का 0 से गुणा 0, 23 दूना 46 और 23 एकम 23, 23,460। अब इसकी जांच करनी है हमको कि इनका गुणनखंड इनके लासा मासा के गुणनखंड के बराबर है कि नहीं। 510 गुणे 92, 510 गुणे 92 किया गया है, कितना आया है? 46,920। अब इनका LCM और HCF को गुणा करते हैं। LCM गुणे HCF बराबर, LCM कितना है? 23,460 गुणे HCF कितना है? 2। इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 46,920। अतः आप कह सकते हो कि अतः 510 और 92 का गुणनफल बराबर LCM 510 और 92 का HCF गुणे LCM, ठीक, LCM, ये प्रूव्ड हो गया, इसकी जांच हो गई। अब अगला वाला दिया क्या है? 336 और 54। चलो 336 का गुणनखंड कर लेते हैं। 336 किस में टूटेगा? पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 दूना, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 3 सते 21। ये टूट गया किसमें? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। अब अगला ऐसे 54 को तोड़ लेते हैं। 54 किस में टूटेगा? 2 गुणे 27 दूना 54, 27 को आप लिख सकते हो 3 की घात 3। ये ऐसे 54 को तोड़ लिया जाएगा तो इसमें टूटेगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54। अब इनका देखते हैं HCF क्या है।
HCF क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 की घात 1 2 की घात 4, जो घात कम होगी उभयनिष्ठ होगा वही होगा, 2 हो गया। 3 की घात 1 3 की घात 3 तो कम क्या है, 3 की घात 1 3 हो गया, 2 तिहाई 6। एलसीएम क्या होगा, जो ज़्यादा हो तो 2 की घात 4 ज़्यादा है, 2 की घात 4 3 की घात 3 गुणे 7, इसका गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 27 गुणे 7, इन तीनों का गुणा कर लिया जाएगा। 16 सत्ते 112, 112 में 27 से गुणा, 27 दूना 54, 27 एकम 27, 5 32, 27 एकम 27 और 3 30, आ जाएगा 3024। अब इसका भी जांच कर लेते हैं, तो 336 गुणे 54 क्या आएगा, 6 चौका 24, 12 2 14, 6 3 18। और HCF और LCM को गुणा करते हैं, HCF गुणे LCM क्या आएगा, 3024 गुणे 6, तो गुणा करो, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 3 18, दोनों क्या है, बराबर आ गए। तो इसको लिख सकते हो क्या, अतः 336 गुणे 54 बराबर HCF गुणे LCM, किसका, संख्याओं का, इन्हीं 336 और 54 का, ये फिर से बराबर आ गया। इसकी भी जांच हो गई कि जो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्या दिया है 3 में, कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। बहुत छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं। क्या क्या दिया है, 12 15 और 21। 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, या 2 की घात 2 गुणे 3। 15 को आप लिख सकते हो क्या, 3 गुणे 5। 21 को लिख सकते हो क्या, 3 गुणे 7। इनका देखो HCF क्या हो जाएगा, HCF अब 3 पद हो गए तो तीनों में कॉमन क्या है, 3। LCM जो ज़्यादा बार हो, तो LCM देखो 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी है, एक बार ही है तो एक बार ही लिखेंगे। 5 एक बार, 7 एक बार, 7 बचे 35, 35 तिहाइयाँ 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420। गुणा एक बार आप लोग जरूर चेक कर लेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 और 29। 17 को अभाज्य संख्या है, 1 गुणे 17 ही लिखेंगे। 23 को 1 गुणे 23 ही लिखेंगे। 29 को 1 गुणे 29 ही लिखेंगे। HCF क्या हो जाएगा, इन सब में जो कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1। अब इसका LCM देखते हैं। LCM क्या हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। इसका गुणनखंड आप लोग कर लेंगे ना, गुणा करके लिख लेंगे, जो लिखेंगे वही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया है, 8 9 और 25। 8 9 और 25। 8 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, या 2 की घात 3। ऐसे 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 या 3 की घात 2। 25 को क्या लिखोगे, 5 गुणे 5 या 5 की घात 2। इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो क्या 1। LCM क्या हो जाएगा, फिर से कॉमन कुछ नहीं है तो बचेगा क्या, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9, ये 25। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा,
200, 200 9 1800। ये तो गुणनफल आसान था, हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 306 और 657 का HCF, 306 और 657 का HCF मतलब मासा कितना दिया है 9। इनका हमको क्या ज्ञात करना है LCM। चूँकि हम लोग जानते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657। तो LCM हमको ज्ञात करना है और HCF दिया है कितना है 9, बराबर हो जाएगा कितना 306 गुणे 657। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9, 9 से काट दिया जाए, 9 7 63, बचा 2, 9 3 27। तो आया कितना ये हमारा 306 गुणे 73। ये गुणा कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा। गुणा आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। जांच कीजिए क्या n प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। क्योंकि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 की घात n, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात n। यदि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा तो गुणनफल, अगर 0 पर समाप्त होगा तो मतलब वह 10 से अवश्य कटेगा, तो गुणनफल 10 अथवा 2 गुणे 5 से अवश्य विभाज्य होगा। किंतु 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या है 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 3 की घात n है, जिसमें 5 का गुणन 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। 6 की घात n अगर 0 पे समाप्त होगा तो इकाई का अंक 0 आएगा। 0 आएगा तो वो 10 से तो अवश्य कटेगा, और 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 और 5। इसका मतलब वह संख्या 2 से भी कटेगी 5 से भी कटेगी। लेकिन 6 की घात n में देखो 2 का गुणनखंड और 3 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है, 5 का तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 भाज्य संख्या क्यों है। क्योंकि अब इसमें से देखो दोनों जगह पे 13 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 7 गुणे 11 धन 1। 13 कॉमन यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 13 कॉमन हो गया। इसको लिख सकते हो 13 गुणे 11 सत्ते 77 और 1 78 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो क्या 13 गुणे 13 छंग 78। ये तो 2 से भी कट जाएगा, 13 3 2 मतलब इसके 1 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। चूँकि 1 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या
है। इसी प्रकार दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब इसमें कॉमन क्या हो गया, 5 बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 7 छंग, ये 4 3 12 दूनी 24 और 24 में 42 से गुणा कर लो, 42 गुणे 24 24 दूना 48 और बचा कितना 4, 24 चौका 96, 96 4 98, 24 दूना 48 हासिल कितना आ गया 4, 24 चौका 96 4 तो 100 हो जाएगा। 24 दूना 48, 24 चौका 96 4 100 और 1 मिला लेंगे तो हो जाएगा ये आ गया 1008 धन 1 और हल करेंगे तो 5 गुणे 1009। तो देखो 1 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें भी वही सेंटेंस लिख लेंगे, 1 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक क्या है, भाज्य है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। वही स्टेटमेंट यहाँ भी लिख लेंगे। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्या दे रखा है कि किसी खेल में के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना लगता है, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। और अगला कौन है, रवि। रवि को लगा समय कितना है, 12 मिनट। तो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हमको क्या निकाल लेना होगा, दोनों का मासा, 18 और 12 का लासा एलसीएम निकाल लिया जाएगा। 18 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 3, जबकि 12 का गुणनखंड किया जाएगा तो क्या आएगा, 12 का गुणनखंड करोगे 2 से 6, 2 से कटेगा 3, 3 कम 3, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, दूनी 18 दूनी 36। एलसीएम जैसे निकालते हो ऐसे निकाल लेंगे। 36 मिनट, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः दोनों मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में।